TV9 डिजिटल में आपका स्वागत है। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी TV9 डिजिटल के एग्जीक्यूटिव एडिटर कार्तिकेय शर्मा। कार्तिकेय, आपका भी स्वागत है। शुक्रिया। आज हम बात करेंगे अभी संपन्न हुए मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में जो फेर बदल की प्रक्रिया थी वो खत्म हो गई है। शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो चुका है। कार्तिक, बताइए, आज जो शपथ ग्रहण समारोह था इसमें कोई ऐसा नाम था जिसको देख के आपको आश्चर्य हुआ हो? देखिए, इसमें मैं कुछ नामों को देख के तो बिल्कुल आश्चर्यचकित था। जिस तरीके से त्रिपुरा से, जिस तरीके से झारखंड से, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने रिप्रेजेंटेशन में, जैसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस पूरी की पूरी लिस्ट में मेरे सामने अश्विनी वैष्णव का नाम आएगा जो उड़ीसा से सांसद है। यानी प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं एक टेक्नोक्रेट को इमीडिएटली प्रायोरिटाइज किया है। जैसे भूपेंद्र यादव का नाम था, वो मेरे लिए नया था सुबह कि भाई भूपेंद्र यादव का इंडक्शन हो रहा है। उस जैसे अनुप्रिया पटेल, ये सारे नाम हम लोगों को अंदाजा था कि आएंगे। लेकिन तमिलनाडु से एल मुरुगन का नाम नया था क्योंकि वो तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो वो एक नाम आया। यानी रिप्रेजेंटेशन मेरे लिए, अगर आप पूछें कौन सा नाम नया था तो मैं कहूँगा अजय भट्ट भी नए नाम थे, उत्तराखंड से हैं। मैंने नहीं सोचा था कि वो नाम एकदम आ जाएगा, जबकि वो भी इलेक्शन गोइंग स्टेट है। तो कई सारे नाम इसमें ऐसे हैं जो विष्णु मुझे लगता है कि नए हैं, लोगों को अंदाजा नहीं था। जैसे कि दर्शन विक्रम जारदोश जो सूरत से एमपी हैं, ये भी एक नया नाम था। और साथ साथ राजीव चंद्रशेखर, वो भी नया नाम था क्योंकि भाई एक तो लैटरल इंडक्शन हुआ है पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी में। तो इस पूरी की पूरी लिस्ट में कई सारे सरप्राइजेस थे। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी लिस्ट आउट हो गई। बहुत सारे सरप्राइजेस प्रधानमंत्री ने रखे हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जो शायद दिल्ली की मीडिया या बड़ी मीडिया के नजरों में नहीं आते, वो अपने राज्यों में प्रभावी नेता होते हैं। जैसे आप देखिए, इसमें चौहान देव सिंह है, भगवंत कुलबा हैं, कपिल मोरेश्वर पाटिल हैं, जैसे उसमें सुभाष सरकार हैं, जॉन बर्ला। ये वैसे नाम नहीं है जो आपको दिल्ली में सुनाई दें, लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने इनकी योग्यता और इनके काम करने के तरीके और क्यों और किस लिए उनको कहाँ भेजा जाए, क्योंकि एक पॉलिटिकल, जिसे कहते हैं आप, जरूरत या ये कह सकते हैं पॉलिटिकल अलाइनमेंट के लिए उनको इंडक्ट किया है। बिल्कुल। मंत्रिमंडल में कुल 81 सीटें हैं, जिसमें से आज 72 भर गई। इन 72 में से 36 ऐसे नाम हैं जो पहली बार मंत्रिमंडल में आए, यानी मोदी जी ने आधे घर के बदल डाले। इसमें क्या देखते हैं आप? देखिए, इसमें तो इसमें 12 इसमें ऐसे वो हैं जो शेड्यूल्ड कास्ट मिनिस्टर्स हैं, इसमें 8 शेड्यूल्ड ट्राइब मिनिस्टर्स हैं, 27 ओबीसी हैं। तो मैं ये नहीं शब्द बोलूंगा कि ओबीसीफिकेशन ऑफ द कैबिनेट जो बोला जाता है, पर मैं कहूंगा कि ओबीसी नेतृत्व को प्रधानमंत्री ने प्राथमिकता दी है। उसके साथ साथ महिलाओं को भी प्राथमिकता दी है। 11 मंत्री होंगी महिलाएं, जिसमें से 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। मैं यहाँ आपको रोक रहा हूँ, 2 ही कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, वही हैं जो पहले थी। इससे क्या आपको मायूसी हुई? मायूसी मैं नहीं कहूंगा कि हुई, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कई सारी महिलाओं को गवर्नर्स भी बनाया है। मेरे ख्याल से काफी ग्रेसफुली अकोमोडेट किया। आनंदीबेन पटेल अकोमोडेटेड है, तो इसलिए वो नहीं। आपको ये देखना चाहिए कि हिंदुस्तान में जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व है पार्टी में और लेजिस्लेचर में, वो कम है। तो यानी संसद में भी कम है, तो कैबिनेट में भी हल्का सा उसका दिखता है। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि हमारी देश की फाइनेंस मिनिस्टर महिला है, डिफेंस मिनिस्टर महिला थी। इंदिरा गांधी के बाद जब निर्मला सीतारमण को बनाया गया था, वो दूसरी डिफेंस मिनिस्टर बनी थी। तो इसलिए कई चीजें तो नरेंद्र मोदी जी ने नहीं की हैं, लेकिन कई चीजें ऐसी भी हैं जो चौंकाने वाली है। जैसे मैं तो बहुत सरप्राइज था जिस तरीके से बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट से बाहर कर दिया। जी, मैं ये पूछने वाला हूं आपसे कि मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह के आधे घंटे पहले खबर आई कि रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर दोनों ने इस्तीफा दे दिया है। वाकई बड़ी हैरानकुन खबर थी। इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, आप ये प्रश्न बहुत अच्छा है, इसलिए क्योंकि देखिए सदानंद गौड़ा का जाना यानी कर्नाटक में आने वाले चुनाव, थावरचंद गहलोत का मतलब भाई अब आप रिटायर हो जाइए, आपको एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, उम्र भी हो गई, उम्र भी हो गई, यानी आनंदीबेन पटेल वाला। ये सब चीजें हम लोगों को समझ में आ रही थी। कुछ लोगों की परफॉर्मेंस थी, डॉक्टर हर्षवर्धन, अश्विनी चौबे, कई सारे ऐसे सांसद थे जो एमओएस बनाए गए थे, उनको परफॉर्मेंस के कारण हटाया गया, समझ में आ रहा था। पर 20 मिनट पहले जब ये प्रकाश जावड़ेकर का नाम आया, रविशंकर प्रसाद का आया, तो मेरे दिमाग में केवल 2 ही चीजें कौंधी विष्णु। पहली चीज ये होगी कि भाई जो व्यक्ति आपका आईटी और लॉ देख रहा था, वो क्या कमी रह गई आपका? क्योंकि लॉ मिनिस्टर जुडिशरी देखता है,
आपके रिश्ते संभालता है वो। और इतनी समस्या हो रही है इस देश में ट्विटर और फेसबुक वाले मामले को लेकर, उसको संभाल रहे थे, वो बाहर हो गए। उसके बाद प्रकाश जावड़ेकर, जिनको ये कहा जाता है कि वो संघ के व्यक्ति हैं, जिन्होंने जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है उसमें काम करके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और आईएनबी आगे किया, उनको क्यों बाहर किया गया? क्या इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का पद ठीक से नहीं संभाला, या प्रधानमंत्री चाह रहे हैं कि भई अब ये दो हैवीवेट नेता संगठन जाएं और संगठन में किसी इलेक्शन गोइंग स्टेट का काम संभालें? लेकिन देखिए, चाहे कोई भी कितनी शिद्दत से संगठन में काम करे, जब तक आप प्रेसिडेंट नहीं होते उस संगठन के, एक तरीके से हर व्यक्ति उसे डिमोशन मानता है। और रविशंकर प्रसाद सीनियर हैं इन टर्म्स ऑफ मिनिस्टेरियल एक्सपीरियंस। जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो रविशंकर प्रसाद उनकी काउंसिल में थे। जावड़ेकर जी को तो मौका नरेंद्र मोदी ने दिया है, वो अभी इस तत्काल इस प्रेजेंट डिस्पेंसेशन में है, लेकिन वो पुराने थे। तो क्या हुआ, 15 मिनट पहले क्यों हुआ, मीडिया को एकदम एंड में शायद आज रात पे पता लगेगा। ये रात पे पता लगेगा, क्योंकि आज हो सकता है कि पोर्टफोलियो की लिस्ट आए। अच्छा, मैं आपसे पूछने वाला था, लेकिन अच्छा वो आपने पहले बता दिया। एक चीज पे ध्यान दीजिए, जो फेहरिस्त आई थी, लिस्ट आई थी, जो मंत्री शपथ लेने वाले थे, उसमें पहला नाम नारायण राणे का था, दूसरा नाम सर्बानंद सोनोवाल का, तीसरा डॉक्टर वीरेंद्र कुमार का, चौथे पर ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, और पांचवें पे रामचंद्र प्रसाद सिंह, और छठे पर अश्विनी वैष्णव। इसमें भी कोई कहानी है क्या? बिल्कुल, देखिए, जब इस तरह की लिस्ट बनती है तो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस उसमें रखा जाता है, फिर आपकी सीनियरिटी रखी जाती है। जैसे कि नारायण राणे मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आपने वीरेंद्र कुमार की बात करें, उनका पूरा नाम है वीरेंद्र कुमार खटिक, एक इंपॉर्टेंट सब कास्ट है, 6 बार एमपी रह चुके हैं वो टीकमगढ़ से, तो इसलिए वो महत्वपूर्ण है। उसके बाद आपने बोला ये अश्विनी वैष्णव, ठीक है, उनका पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं हो, पर वो वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री कार्यालय में थे, इसका मतलब है उनको कोई बहुत महत्वपूर्ण मिनिस्ट्री दी जाएगी। और क्या बोलते हैं कि जब भी इस तरीके से प्रेसिडेंट्स रखा जाता है तो उसका मतलब साफ होता है ये कि वो एक पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस से लिया जाता है, ऐसे नहीं बिठाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। ये बताइए कि जिस तरीके से इस मंत्रिमंडल विस्तार की बात हो रही थी, उसको देखते हुए लगातार ये कहा जा रहा था कि इस बार जो मंत्रिमंडल का गठन होगा उसमें कास्ट कॉम्बिनेशंस तो होंगे ही, यूथ को मौका मिलेगा, एक नई ऊर्जा देखने को मिलेगी, और सभी तरह के जितने भी ग्रुप्स और प्रेशर ग्रुप्स हैं उनको प्रतिनिधित्व मिलेगा। ये इस बात पर ये खरा उतरता है ये फेरबदल? देखिए, एवरेज एज तो 60 से 58 हुई है। हमारे समाज में थोड़ा एजिज्म ज्यादा है, लेकिन 50 से कम वाले भी कई मंत्री हैं। 50 से कम वाले व्यक्ति हमारे मेरा मानना है कि हमारे ना समाज में एजिज्म ज्यादा है, जो वेस्ट में नहीं है। अमेरिका के प्रधानमंत्री 70 साल से ऊपर और ठीक ठाक काम कर रहे हैं। ये मतलब नहीं होता कि अगर आप 40 साल के हैं तो बहुत बढ़िया काम करेंगे और आप 65 साल के तो नहीं करेंगे। हमारे समाज में जो बड़ा नेतृत्व है आज़ादी के बाद या आज़ादी से पहले, वो वरिष्ठ लोगों ने किया। हम एंग्लो सैक्सन डेमोक्रेसीज नहीं है, चाहे वीपी सिंह देखिए, जयप्रकाश नारायण देखिए, राम मनोहर लोहिया देखिए, चाहे महात्मा गांधी देखिए, जवाहरलाल नेहरू देखिए, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये सब वरिष्ठ लोग थे। ऐसा नहीं है कि अपवाद राजीव गांधी थे। तो ये कहना नहीं कि जवान लोगों से स्फूर्ति आएगी, हमें जो जरूरत है वो एक्सपीरियंस की है। और जो मुझे समझ में आता है, जब आए थे 63 साल के थे। हाँ, तो मुझे जो समझ में आता है कि जो प्रधानमंत्री को लगता है, मेरे अंदाजे से, कि कहीं ना कहीं एक टैलेंट डेफिसिट की कमी थी। प्रधानमंत्री इस सब के इंडक्शन से एक टैलेंट डेफिसिट पूरा कर रहे हैं। इसे कहने में मुझे कोई भी दुस्साहस महसूस नहीं होता, या ये कोई भी मुझे कहने में अपॉलोजेटिक फीलिंग नहीं आती। कहीं ना कहीं थोड़ा सा टैलेंट की कमी थी, प्रधानमंत्री ने उस टैलेंट की कमी ऐसे पूरा की है, राज्यों से लोग लाए हैं, लेजिस्लेटिव एक्सपीरियंस से लोग लाए हैं, फॉर्मर मिनिस्टर्स लाए हैं, टेक्नोक्रेट्स लाए हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स लाए हैं, उनको इंडक्ट करने की कोशिश की। आप याद कीजिए, जब पहला कैबिनेट बना था तो उसमें मनोहर पर्रिकर को लाना पड़ा था, सुषमा जी थी, उसमें अरुण जेटली थे, वेंकैया नायडू थे, नजमा हेपतुल्ला थी, कलराज मिश्रा थे। धीरे 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 करके सबको अलग अलग जगह बिठाया गया और एक सेकंड फेज ऑफ लीडरशिप तैयार। आखिरी सवाल है, ये जो फेरबदल हुआ है, इसमें यह भी कहा जा रहा था कि अगले जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उनका बड़ा ख्याल रखा गया है। लगता तो ऐसा है कि 2023 तक विधानसभा चुनावों का ख्याल रख लिया गया। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लोगों को अंदाजा था कि लोग ऐसे सोचते हैं कि भाई अगले 6 महीने में चुनाव है तो उसके हिसाब से मंत्रिमंडल में फेरबदल करेंगे। तो ये सिर्फ उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के हिसाब से नहीं हुआ है, कर्नाटक, गुजरात का भी ख्याल रखा गया, और साथ साथ पश्चिम बंगाल हारने के बाद भी उसका रिप्रेजेंटेशन
ठीक किया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है प्रधानमंत्री को लगता होगा कि पश्चिम बंगाल की बात कहनी चाहिए, वो सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी हो गई है, बिल्कुल। यानी डिस्प्लेस कर दिया है लेफ्ट और कांग्रेस को। बिल्कुल, शुक्रिया कार्तिक, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। आपको सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज इस फेरबदल के बारे में यहीं तक। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।